नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी का बहुत डिमांड आ रहा था कि मैं हिंदी का सिलेबस एवं संपूर्ण जानकारी का वीडियो कब तक आएगा, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपका सपना सीयूटी पीजी 2024 को करेक्ट करने का है, करेक्ट करके जेएनयू में पढ़ने का है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, बीएचयू में पढ़ने का, डीयू में पढ़ने का है, यानी कि सीयूटी 2024 को करेक्ट करने का है एमए हिंदी एंट्रेंस एग्जाम को, तो इस वीडियो में पूरी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं कि आपको कौन कौन बुक पढ़ना चाहिए और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उससे किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, आपका पैटर्न क्या है एमए हिंदी को लेकर, और एमए हिंदी का जो सिलेबस एनटीए ने दिया है, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको देखने के बाद सिलेबस जो बन रहा है वो किस प्रकार बन रहा है। यानी कि हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीए का सिलेबस और दूसरा सिलेबस जो मैंने तैयार किया है आप सभी के लिए। अगर आप एमए हिंदी 2024 की तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई भी दोस्त हैं कॉलेज के जो कि तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके पास ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि ये कंप्लीट जानकारी वीडियो है एमए हिंदी प्रिपरेशन को लेकर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं एमए हिंदी को लेकर 2024 में। एक और खास बात कि आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट पे हर एक यूनिवर्सिटी का पल पल की अपडेट सबसे पहले मिलती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हो, जैसे ही आप YouTube पे लिखोगे एमए हिंदी प्रिपरेशन, मैंने क्या बोला, एमए हिंदी प्रिपरेशन या फिर एमए हिंदी ऑनलाइन क्लास आप लोग जाके YouTube पे सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा जो मेरा डेमो वीडियो है ना वही सबसे पहले आता है। तो मैं यूट्यूब को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, बाकी आप लोग का भी, क्योंकि आप लोग ने इतना प्यार दिया है उस वीडियो पे। तो इस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, सर्च कीजिए यूट्यूब पे, बस इतना ही लिखिए। अगर बाय सीयूटी कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा तो 1 नंबर पे आएगा ही आएगा, इतना पे भी आ रहा है। यानी हिंदी का वीडियो यूट्यूब पे ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार सम्मान मिल रहा है। तो हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि इस वर्ष एमए हिंदी को लेकर जेएनयू में भी हमारे स्टूडेंट पहुंचे हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी, डीयू में भी, बीएचयू में भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी, हर एक यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ से पढ़ के स्टूडेंट पहुंच चुके हैं उस यूनिवर्सिटी में। इस वर्ष करीब 50+ स्टूडेंटों का सिलेक्शन हम लोगों ने करवाया है सीयूटी पीजी एमए हिंदी में। अगर आपका भी सपना है तो आइए, वेलकम है, पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। और एक खास बात कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और डेमो वीडियो हम एप्लीकेशन पे दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जाइए एप्लीकेशन पे, अब डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे सीयूटी कॉन्सेप्ट को, और वहाँ एमए हिंदी वाला सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा फ्री में। इसके अलावा आपको डेमो वीडियो भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका एमए हिंदी का पैटर्न क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 घंटा आपको टाइम मिलता है, 2 घंटा 120 मिनट। इसके अलावा जो आपके एक प्रश्न होते हैं वो 4 नंबर का होता है, +4। अगर आप गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कटेगा, जो कि आपको पता है। टोटल नंबर कितने, 400 नंबर का होता है, 80 मार्किंग -1, और सही पे +4 आपको मिलेगा। इसके अलावा जो देख लीजिए, आपको भी पता है जैसे कि जेएनयू है, जेएनयू यूनिवर्सिटी है, और डीयू है, बीएचयू है, अरविंद यूनिवर्सिटी है, HCU है, अरविंद यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि सेक्शन ए में 75 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि डोमेन सेक्शन होता है। 25 सवाल होते हैं जो कि पीजी पार्ट 1 का होता है, पार्ट 1, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, लैंग्वेज से सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जैसे जेएनयू है ना, जेएनयू की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको डोमेन वाला सेक्शन पे फोकस करना है, जबकि इसके अलावा बीएचयू, डीयू, हैदराबाद का फोकस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों पे आपको ध्यान देना होगा, दोनों पे, इसके लिए दोनों पे। लेकिन जेएनयू के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए डोमेन सेक्शन पे, ये मैं आपको समझा दिया हूँ, जो कि अलग से। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पेपर जो है पूरी तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 में 100 करना है आपको। इसके अलावा अनिवार्य है सभी सवाल को करना, लेकिन जो आपको नहीं आए नहीं बनाइएगा। इसके अलावा आगे देखिए, द क्वेश्चन पेपर विल बी 2 पार्ट में होंगे। पार्ट ए डोमेन सेक्शन, पार्ट बी
जो कि जैसा कि आप सभी को मैं बता चुका हूँ। तो अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, तो आगे जैसे ही बढ़ रहा हूँ तो आप देख सकते हो 25 सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे, 25 सवाल पीजी पार्ट 1 और 75 सवाल जो पूछे जाएंगे डोमेन सेक्शन। तो जेएनयू में सिर्फ इसी पे मेरिट बनता है। इसके अलावा अगर आप बीएचयू डीयू की बात करें हैदराबाद को, तो दोनों पे मेरिट बनता है, जो कि आप जान लीजिए दोनों पे कहाँ कहाँ बनता है, बीएचयू डीयू हैदराबाद और भी यूनिवर्सिटी है जहाँ दोनों पे मेरिट दोनों मिला के बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब आप लोग तलाश कर रहे होंगे बेस्ट बुक की कि सर बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है। तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, समझिएगा आप। बेस्ट बुक हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास एक बुक आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बुक आप लोग ले लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो कि सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का एक बुक आता है, वो भी बुक ले लीजिएगा, जो कि बहुत बेहतरीन बुक है, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये भी ले लीजिएगा आप, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे पोर्शन है जैसे काव्य शास्त्र हो गया, वहाँ से आप कवर कर सकते हो, और भी बहुत सारे पोर्शन है जो कि वहाँ से कवर कर सकते। इसके अलावा एक और बुक आता है जो कि आपको पता होगा, दृष्टि का नेट जेआरएफ के लिए एक बुक आता है हिंदी साहित्य का। तो ये वाला बुक, दृष्टि वाला भी बुक आप लेके फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप मेरे साथ तैयारी करेंगे, जो हम आपको कंटेंट देंगे ना, वो कंटेंट पर्याप्त है आपके एंट्रेंस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। इसके अलावा आगे आपका सपना होगा नेट जेआरएफ में, तो उसमें भी हेल्प करेगी। तो जैसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे, ये आपको मैंने पैटर्न समझा दिया। अब देखिए आप लोग, जो कि बहुत ज़रूरी है, 2022 में पहली बार आया, आप सभी को पता है, सीयूटी। तो 2022 में जो पेपर का लेवल था, पीवाईक्यू का लेवल, वो लेवल बहुत मतलब कम लेवल था। इसको कह सकते हो कि पेपर का लेवल उतना ज़्यादा टफ नहीं था, ये आप लो टू मीडियम कह सकते हो, मीडियम। लेकिन 2023 के जब आप पेपर देखोगे, आप नहीं देखे हो तो हमारे ऐप पर मिल जाएगा, सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप पे। 2023 का जो पेपर है ना, उसको आप इजी कह ही नहीं सकते हो, मीडियम टू हाई कह सकते हो। यानी कि जो पेपर का लेवल है, मतलब आप कह सकते हो डिफिकल्टी लेवल, वो 22 की तुलना में 23 में जो है अप हुआ है। यानी 23 का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था 22 की तुलना में। तो मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ शुरू में ही, ताकि आप जब तैयारी कर रहे होंगे तो इसका ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि पेपर के लेवल इजी आएगा, हाई आएगा, बस आप तैयारी कीजिए सही तरीके से। क्योंकि अभी मैं जब कट ऑफ की बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं बता रहा हूँ 2022 का कट ऑफ काफ़ी हाई था, 2022 का जो कट ऑफ था वो हाई था। लेकिन 2023 का कट ऑफ जो है, 2023 का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम गया, काफ़ी कम। इसका जो मेजर रहा है वो ये रहा है कि पेपर का जो लेवल था ना, वो 23 में हाई था पेपर का लेवल अप, लेकिन 22 में लो था। जब पेपर इजी आया कट ऑफ हाई चला गया, जब पेपर टफ आया तो कट ऑफ कम चला गया। तो इसको लेके आप परेशान नहीं होइएगा, आप अपने एग्जाम हॉल में आपको अपना 100% देना है, बाकी आपका सिलेक्शन है। अब देखिए प्रश्नों की प्रकृति के बारे में जान लीजिए कि आपके हिंदी में कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। एक तो सीधे तथ्यों पर आधारित, जो कि बहुत ईजी है, जिससे कि आपके सामने कुछ भी पूछ दिया, बेसिक सवाल कि हिंदी साहित्य लिखने का पहला प्रयास किस देश के विद्वान ने किया था, उसका नाम क्या था, यानी फैक्ट आधारित। और दूसरा जो है ना, मिलान करने दे रहा है सवाल, मिलान करने वाला सवाल आ रहा है, मिलान करने वाला, जो कि बहुत ध्यान आपको देना होगा। और जो नंबर 3 है, क्रम के अनुसार, क्रम से, जैसे कि दे दिया कवियों का दे दिया जन्म तिथि, ठीक है, कवियों का जन्म डेट दे दिया, बोर्न डेट, जन्म तिथि। इसके अलावा बहुत सारे रचना है, बहुत सारे रचना का प्रकाशन वर्ष दे दिया, प्रकाशन वर्ष। तो इस प्रकार आपको एक क्रम से सजाने के लिए कह रहा है। और नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कथन कारण,
कथन कारण का भी भर भर के सवाल आ रहे हैं, जो कि मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। नंबर 5 देखिए क्या सवाल इस प्रकार देगा कि बहुत सारे आपके दे दिया यहाँ पे सेंटेंस से, बहुत सारे सेंटेंस दे दिया, ठीक है, बहुत सारे 5। अब नीचे लिखा हुआ रहेगा कि आपका उत्तर में कौन सही है, केवल एक, इस प्रकार भी आ रहा है, केवल 2, मतलब इस प्रकार का सवाल आ रहा है आपके एग्जाम में। तो इस प्रकार जो मैंने आपको बताया प्रश्नों की प्रकृति, जो कि 5 टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जो कि ये सब आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। बहुत सारे सेंटेंस दे देता है, उसमें पूछता है कौन कौन सेंटेंस इसमें सही है, तो इस प्रकार भी आपको देखना होगा। जब आप PIQ देखोगे तो समझ जाओगे। जैसे अब हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने के बाद अब आप देखिएगा ये प्रश्नों की प्रकृति की भी बात कर लिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि हम लोग MA हिंदी की प्रिपरेशन में ही करवाते हैं, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। 50+ स्टूडेंटों को इस बार सिलेक्शन हम लोगों ने करवाया है। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, डेमो वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन CUET कॉन्सेप्ट पे। तो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को, और वहां पे जाके MA हिंदी का सेक्शन में जाइए, MA हिंदी के कोर्स में जाइए। कोर्स का फीस अभी जो है 3000 है, 10% ऑफ मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज के साथ, इसमें टेस्ट सीरीज भी है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डेमो वीडियो भी देख सकते हो वहां जाके, पसंद आएगा तो कोर्स ले सकते हो, ठीक है। हालांकि PIQ आपको मिल जाएगा ऐप पर फ्री में, डेमो वीडियो भी, तो जाके चेक कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए तो इस मोबाइल नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा कि आप MA हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, इस नंबर, ऑफिस का नंबर। ये जो आपके सामने मैं सिलेबस लेके आया हूं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, ये जो सिलेबस 7 पॉइंट में है, ये NTA के द्वारा है। मैं इसमें टॉपिक बाई पिछले 2 वर्ष के जो PIQ है उसके दर पे मैं कह रहा हूं। इससे जो है ना 5 to 6 सवाल पूछे जा रहे हैं। कितने? 5 to 6 सवाल इससे। इस बार के भी पेपर आप देखोगे इससे आया है। जब मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा जो मैंने बना के आया है, उस सिलेबस को भी आप देखिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक, इससे देखिए, इससे जो है ना रचनाकार, रचनाएं, प्रवृत्ति, ये हो गया। और हिंदी साहित्य के विविध विधाएं एवं रचनाकार, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना एवं अन्य गद्य विधाएं, ये दोनों एक ऐसे पोर्शन है ना कि 35 से लेके 40 सवाल इसी पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। 35 से 40 सवाल इसी पोर्शन से पूछे जा रहे हैं, जो कि मेजर पोर्शन है आपका। आप अगर MA हिंदी प्रिपरेशन कर रहे हो, MA हिंदी एंट्रेंस का, तो उसके लिए मेजर पोर्शन है। ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, इससे भी जो है अप्रोक्स 5 सवाल के आसपास आ रहे हैं, 5 सवाल। अब देखिए जनसंचार माध्यमों में हिंदी, इससे भी देखने को आपको 4 से 6 सवाल मिलता है, ठीक है, एवरेज। इस बार हिंदी व्याकरण से भी सवाल ज़्यादा देखने को मिला है, 8 सवाल के आसपास देखने को मिला है, जो कि मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। भारतीय काव्य से शास्त्र से भी 8 सवाल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार जो है पूरी तरीके से आपके सामने 75 सवाल अप्रोक्स, इतने जो एवरेज, क्योंकि NTA ने ये डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मेरे अनुसार जो मैं PIQ देखा हूं उसके आधार पे मैं बता रहा हूं, इतने सवाल एग्जाम में आ रहा है। तो इस प्रकार आपको तैयारी करना है। आधुनिक काल वाला पोर्शन को तो कभी भी आपको स्किप नहीं करना, जो कि VVI है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, जो कि जैसे आगे बढ़ूंगा देखिएगा, ये मैंने सवाल आपको बता दिया PIQ के आधार पर, ठीक है। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो अब जो सिलेबस आएगा ना वो मैंने तैयार किया है। अगर आप हमारे यहाँ जोड़ते हैं तो आपको इस प्रकार पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले देखिए आदिकाल। आपको ये बात पता है कि हिंदी साहित्य समाज का दर्पण है, किसने कहा? ऐसे बहुत सारे, ये तो मैंने एक स्टेटमेंट बोला जो कि बहुत बेसिक है, आप लोग को पता है। जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको सबसे पहले जो मैं पढ़ाऊंगा नामकरण एवं परिचय, नामकरण एवं परिचय, उसी के साथ काल विभाजन। जैसे ये दोनों पॉइंट आप कवर करोगे तो आप जो NTA ने दिया है उसका पहला NTA का 1 कंप्लीट हो जाएगा। इससे 5 से सवाल आएगा। और ये मैं बता रहा हूँ इस वर्ष का जब आप सवाल देखोगे तो देखोगे उसमें नामकरण में, जैसे कि नामकरण में दे दिया इधर श्रृंगार काल, इसके अलावा वीर गाथा काल, इसके सिद्ध सामंत काल, इधर दे दिया हिंदी साहित्यकार का नाम। और ये पूछा गया सवाल में कि किसने कौन सा नामकरण किया है, मिलान कीजिए।
मिलान कीजिए। ऐसा सवाल आया है पिछले वर्ष, बहुत बेसिक सवाल आया है कि सिद्ध सामंत काल किसने नामकरण किया, जो कि आपको पता होगा राहुल संज्ञान के बारे में। तो इस प्रकार नामकरण से सवाल आता है। यहीं पे एक आदिकाल, जो कि आपको पता है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का नामकरण आदिकाल किसने कहा, तो ये भी आपको जानना होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। अब जैसे कि इनका देखिए काल अवधि का किसने से कितना है, तो ये काल अवधि जो है ना, बहुत सारे हिंदी साहित्यकार हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनका नाम तो आप लोग मत भूलिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास का जो बुक है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और इनसे संबंधित मैं बता दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में इनसे आसपास 5 से 8 सवाल रहेगा, जो इन्हीं से के आसपास से संबंधित सवाल रहेगा। तो इनको विशेष करके आप ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा। काल विभाजन में जैसे कि ये अवधि किनके द्वारा है, जैसे पिछले वर्ष आया था 22 में दे दिया था कि 1375 से लेके 1700 ईस्वी तक, आपको पता है भक्ति काल का ईस्वी है। तो किसने दिया है ये काल विभाजन, तो ये दिया है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये बच्चन सिंह के द्वारा भी, बच्चन सिंह का भी आपको पता होगा 1000 से 1400 ईस्वी, जो कि इन्होंने आदिकाल का काल विभाजन किया है। उसी प्रकार डॉक्टर नागेंद्र और भी साहित्यकार जिनके बारे में आपको देखना होगा। अब जैसे मैं आदिकाल में आऊँगा, तो आदिकाल में आऊँगा तो सबसे पहले आदिकाल का परिचय जान लूँगा, लेकिन उसके पहले परिचय में ही हम पूरी तरीके से आपको बता देंगे कि हिंदी साहित्य को लिखने का प्रयास किसने किया, पूरा जितने भी फैक्ट है, पहला ग्रंथ कौन है, ऐतिहासिक ग्रंथ, पहला ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें 1000 कवियों का उल्लेख मिलता है, सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे ही मैं आदिकाल में बढ़ूंगा, तो आदिकाल आपको पता है हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, आदिकाल, जिसको हम लोग वीर गाथा काल भी कहते हैं। तो इसमें सिद्धों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पता है 84 सिद्धों, जिसमें सरहप्पा का नाम आप लोग सुने होंगे, रूपा का नाम सुने होंगे, सरहप्पा के बेटे का नाम भी आप लोग सुने होंगे, सबरपा का नाम सुने होंगे। जैन साहित्य में आप लोग नाम सुने होंगे देवसेन का आप लोग का नाम सुने होंगे, देवसेन का सुने होंगे, मेरुतुंग का नाम सुने होंगे आप लोग, परवन चिंतामणि जो कि इनका एक रचना है, इनका नाम। नाथ साहित्य जैसे भी मैं आऊँगा तो आप लोग नाम सुने होंगे, गोरखनाथ जी का नाम सुनेंगे। तो ये एक पूरा डिटेल में बता रहा हूँ जिसे मैं पढ़ाऊंगा। रासों में पृथ्वीराज रासो के नाम आप लोग सुनेंगे, रासो साहित्य जिसमें परमार रासो के बारे में जानेंगे, विशलदेव रासो के बारे में देखेंगे, रासो साहित्य को। इसके अलावा लौकिक साहित्य को भी हम लोग देखेंगे। हम लोग किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार हमको तैयारी करना है ताकि आपको सही तरीके से, सही अप्रोच से एडमिशन पाना है। जिससे आपका JNU का सपना होगा, BHU सपना होगा उस यूनिवर्सिटी में, और इस वर्ष यहीं से पढ़ के सिलेक्शन भी पाए हैं, तो अगला नंबर आपका भी है। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, आदिकाल में और भी बहुत सारे कवि हैं, जैसे अमीर खुसरो, विद्यापति और भी जितने भी कवि हैं, उनका फेमस कवि के बारे में देखेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे, फिर इसके अलावा उनके रचनाकार के बारे में देखेंगे, एकदम क्रम से पढ़ेंगे। फिर हम लोग जाएंगे भक्ति काल के पहले आप जानिए कि मध्यकाल, हिंदी साहित्य के मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपको पता है पूर्व मध्यकाल, जिसको हम लोग भक्ति काल कहते हैं, जिसमें आपको ने पढ़ा होगा भक्ति भावना, जो कि साउथ इंडिया से आया है भक्ति भावना। इसके बाद जब आप पढ़ोगे उत्तर काल, तो उसको कहते हैं उत्तर रीतिकाल, जैसा कि आप सभी को पता है। तो हिंदी साहित्य को के मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम लोग भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को हम लोग रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे जितने भी कवि हैं सब किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे, यानी राज दरबारी कवि हैं। जैसे कि आप लोग नाम सुनेंगे भूषण का, घनानंद का, बिहारी का, अनेक कवियों के बारे में। जैसे एक केशव दास कवि है, केशव दास कवि को बहुत सारे भक्ति काल में भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है मानते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो जैसे मैं भक्ति काल में आऊंगा तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और डेमो वीडियो हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर भी दे रहा हूं कि अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ गया कोर्स में ज्वाइन करने की और सही जानकारी आपको नहीं मिल रहा है तो कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे, कॉल या मैसेज। तो मैं पहले बता रहा हूं कि भक्ति काल को आप सभी को पता है कि
सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा में बांटा गया। फिर उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ज्ञान श्री हो गया, राम भक्ति शाखा, प्रेमा श्री, कृष्ण भक्ति शाखा और ज्ञान श्री शाखा के प्रवर्तक कवि कबीर जी। राम भक्ति शाखा के कौन है तो आपको पता होगा तुलसीदास। प्रेमा श्री का कौन है मोहम्मद जायसी। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है सूरदास। देखिए भक्ति काल में आपको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। जैसे सूरदास के बारे में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे वात्सल रस के बारे में। आप सभी को पता है कि आपको संप्रदाय के बारे में भी पढ़ना होगा। संप्रदाय जहां से सवाल पूछे जाते हैं, संप्रदाय से संबंधित सवाल, जैसे श्री संप्रदाय आप सभी को पता होगा, श्री संप्रदाय और भी बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जिसके बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। इसके अलावा भक्ति आंदोलन को आपको पढ़ना होगा। इसी के साथ भक्ति आंदोलन को भी आपको पढ़ना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब आगे जाओगे, जैसे हम जब पढ़ेंगे हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा, तो यहाँ पे सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ लेंगे अष्ट सात कवियों के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा इसका 1565 ईस्वी में विठलनाथ के द्वारा किया जाता है स्थापना। फिर इसके बेटे वल्लभाचार्य जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो पूरा डिटेल से हम लोग को पढ़ना है भक्ति काल को, और आपके एग्जाम में कहीं से भी सवाल आएगा मिस नहीं होगा, मैं इस बात को आपको विश्वास दिलाता हूँ। जैसे आगे बढ़ेंगे फिर रीतिकाल। रीतिकाल में मैंने पहले ही बता दिया कि पहले हम लोग परिचय पढ़ेंगे रीतिकाल के। जितने भी कवि हैं ना प्रमुख कवि के पंक्ति से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पंक्ति भी हम लोग विशेष करके पढ़ेंगे। अब देखिए कि रीतिकाल के बारे में आया। रीतिकाल का काल अवधि कितना है, रीतिकाल परिचय, रीतिवध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इसके अलावा केशव मतीराम देव जी के बारे में, बिहारी घनानंद, भूषण और भी बहुत सारे कवि हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। जिससे कि जब आप पढ़ोगे भक्ति काल तो उसमें मीरा जी के बारे में पढ़ोगे, रस खान के बारे में पढ़ोगे। उसी प्रकार जब रीतिकाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अनेक कवियों जो आपके एग्जाम में हिट कर रहे हैं सवाल, वो सभी पोर्शन को हम लोग देखेंगे। हालांकि आपको मैं बता दूं कि आप हिंदी साहित्य में आदिकाल से रीतिकाल तक ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आधुनिक काल का जो पोर्शन है ना, बहुत बड़ा पोर्शन है, वहाँ से ही 40 सवाल के आसपास 75 में 50% से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं आगे बढ़ा आधुनिक काल, तो आधुनिक काल में पहले हम लोग, आपको भी पता है कि जब आधुनिक काल आओगे 2 पार्ट में आपको पढ़ना होगा, एक गद्य दूसरा पद्य, जो कि आप सभी को पता है। तो पहले हम लोग आधुनिक काल का जो काल व्यजन है ना उसको हम लोग देखेंगे। और आधुनिक काल के अंदर जैसे कि आप पढ़े होंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, सायावाद काल, तो जितने भी हैं उस सभी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे आधुनिक काल का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आधुनिक काल परिचय पढ़ेंगे। खड़ी बोली का विकास पढ़ लेंगे हम लोग इसमें, और भी भारतेंदु युग के जितने भी अन्य कवि हैं, यानी कि भारतेंदु मंडल के जितने भी कवि हैं उन सभी कवि के बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता है पत्रकारिता के क्षेत्र में भी भारतेंदु युग का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। और आधुनिक हिंदी साहित्य में आप देखोगे तो तेंदु काल का ही बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव ही रहा है, क्योंकि जब आधुनिक काल में गद्य खंड को पढ़ोगे तो हिंदी गद्य का आरंभ यहीं से होता है। फिर भारतेंदु युग में भारतेंदु जी को पूरा विशेष से हम लोग कवर करेंगे। द्विवेदी युग, जैसे इस वर्ष का आप जब देखोगे आप एक प्रश्न आया था, द्विवेदी युग में जितने भी कवि हैं एक क्रम से ही हम लोग पढ़ाते हैं। श्रीधर पाठक का नाम सुनेंगे और भी बहुत सारे कवि हैं। तो जब एग्जाम में सवाल आया था ना, बहुत सारे कवि का नाम दे दिया था द्विवेदी युग को, और उनको एक क्रम से सजाना था। तो इस प्रकार के सवाल आपको मैं पढ़ाऊंगा। सायावादी युग में पूरा पढ़ाएंगे, पंथ प्रसाद निराला, इसके अलावा महादेवी वर्मा। हम लोग सभी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कहीं से भी एग्जाम में सवाल आएगा हम लोग फंसेंगे नहीं। उत्तर काल में हम लोग पढ़ेंगे प्रगतिवार परिचय, केदारनाथ अग्रवाल जी को, नागार्जुन जी को, शिवमंगल सुमन जी को, इन लोग को तो पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रयोगवाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता ही है। नई कविता, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। ये सब एकदम हिट टॉपिक है जहाँ से हर एक टॉपिक से 2 से 3 4 सवाल आते हैं, एकदम डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। नई कविता बहुत इंपॉर्टेंट है। 1960 के बाद का जो काव्य आंदोलन है यहाँ से भी सवाल आते ही आते हैं। नवगीत आप लोग नाम सुने होंगे, राजेंद्र सिंह का नाम सुने होंगे। हिंदी गजल, फिर प्रमुख कवित्री के बारे में देखेंगे, दलित कवि के बारे में देखेंगे और सबका रचनाएं देखेंगे। अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो उपन्यास, पहला उपन्यास कौन है, बरिस्सा गुरु। पहला नाटक कौन है, नहुस। ये सब तो आपके लफ्जों पे होना चाहिए। पहला कहानी इंदुमती। इसके अलावा पहला निबंध कौन है, तो राजा
भोग का सपना, आपको पता होगा। तो ये सब आपके लफ्जों पे होना चाहिए। लेकिन इसमें उपन्यास जब पढ़ोगे तो जो फेमस उपन्यास है, जो फेमस उपन्यास प्रेमचंद जी का है, उसका डिटेल में आपको पढ़ना होगा कि उस उपन्यास में प्रमुख पात्र कौन सा है, उस उपन्यास का प्रमुख तथ्य क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि उपन्यास के अंदर से भी सवाल आ रहे हैं, अब नेट लेवल का भी सवाल बन रहा है। तो इसके अलावा नाटक, जैसे कि नाटक भी जब आप पढ़ोगे, बहुत सारे नाटक है, जय शंकर प्रसाद जी का नाटक है, तो वो सब भी देखना होगा डिटेल से कि कौन कौन प्रमुख पात्र रहे हैं। इसके अलावा कहानी भी आपको देखना है, निबंध भी आपको देखना है। तो ये सब आपको पढ़ना होगा। जैसे आगे बढ़ेंगे, हिंदी आलोचना, जैसे ही आलोचना का नाम लेते हैं तो आपको पता होगा नामवर सिंह का नाम याद आता है हम लोगों के लफ्जों पे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा है हिंदी आलोचना में। इसके अलावा आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत में आपको राहुल संकियानी जी का नाम आ रहा होगा, मेरी तिब्बत यात्रा, बोलगा से गंगा, और भी बहुत सारे अतीत से चित्र जो कि महादेवी वर्मा का है, रेखा चित्र जो कि आपको पता होगा, संस्मरण रिपोर्ट, पत्र साहित्य, ये सब पढ़ना है। हिंदी पत्रकारिता का परिचय भी पढ़ना है पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ से फैक्ट आधारित सवाल बनता है। पुरस्कार सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, आपको पता है, हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। विश्व हिंदी सम्मेलन हाल ही में फिजी में हुआ है, आप सभी को पता है। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 1975 से नागपुर से शुरुआत होती है, 10 जनवरी। फिर सभाएं, बहुत सारे सभाएं हैं, बहुत सारे संस्थापक हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, भाषा। भाषा को तो जानना ही पड़ेगा। जैसे कि भाषा के बारे में हम लोग देखेंगे, तो जब भारत के ही भाषा को आप देखोगे तो वहीं राजस्थान में चले जाओ या फिर साउथ इंडिया में चले जाओ, तो सब एरिया अनुसार, यानी भौगोलिक स्थिति के अनुसार भाषा बदलते हैं। आपको पता होगा उप बोलियाँ जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे, इतिहास आधार पे भी, इसके अलावा भौगोलिक आधार पे भी हम लोग को देखना है। हिंदी का भाषिक स्वरूप को भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हिंदी भाषा के प्रयोग के विभिन्न रूप भी देखेंगे, जिसमें कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा। और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये इस वर्ष भी सवाल आया था। जैसे कि आप संविधान में देखते हो, भाग 17 में जो है राजभाषा का उल्लेख है। संविधान हमारा हिंदी को राजभाषा के तौर पे मानते हैं, आपको पता होगा। तो राजभाषा हिंदी से संबंधित जितने भी आर्टिकल है ना, उस आर्टिकल को भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इससे सवाल इस वर्ष ही आया है। प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप को पढ़ना होगा, जनसंचार माध्यमों में हिंदी, तो ये सब आपको पढ़ना होगा। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, काव्य शास्त्र, ये पोर्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा, इससे भी सवाल आता है। समान परिचय देख लीजिएगा भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्यों का। फिर भारतीय काव्य शास्त्र में हम लोग देखेंगे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे सवाल आते हैं, क्योंकि हम क्लास में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ाएंगे। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण से इस वर्ष सवाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वर्ष मैं देखा हूँ 8 सवाल के आसपास आया, बहुत बेसिक सवाल आया है। वर्णमाला से मैं देख रहा था कि वाक्य का जो है एक पदक्रम वाला सवाल आया था। इसके अलावा वर्तनी से भी एक सवाल था, संधि से 2 सवाल था, समाज से सवाल थे। तो ये सब आपको रस, सन, अलंकार, इससे भी सवाल थे। तो मैं पहले बता दे रहा हूं कि अब जो व्याकरण वाला पोर्शन है ना, आपका 7 नंबर पे दिया है इंडियन ने, तो हमने इस प्रकार आपके सामने सिलेबस को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि एक डिटेल सिलेबस है। आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसके आधार पे आप भी तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा हमारे कोर्स में जुड़ भी सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये हिंदी व्याकरण, और भी आपको जैसे कि पीजी पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 1 25 सवाल, 75 सवाल डोमेन सेक्शन। तो ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ये इसमें भी काम देगा और इसमें भी काम देगा। पार्ट 1 में 8 सवाल के आसपास आ रहा है, और पार्ट बी में जो है 20 से 8 सवाल। तो ये हिंदी व्याकरण का पोर्शन, जो कि पूरा आपको डिटेल से पढ़ना है। और मैं हूँ, किसी को भी परेशान नहीं होना है। अगर आप एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ एकदम पूरा डिटेल से आपको पढ़ाने आया हूँ। अब जैसे कि हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट, श्योर सिलेक्शन बेच, कोर्स का फीचर, कंप्लीट लाइव सिलेबस, लाइव क्लास स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। इसके अलावा वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलता है, एग्जाम समय तक रहेगा उपलब्ध। पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, PYQ सॉल्यूशन, प्रॉपर गाइडेंस आपको यहाँ से मिलने वाला है। हमारे यहाँ बहुत सारे एमए का कोर्स भी उपलब्ध है,
हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। देख सकते हो आप, अगर हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो अभी 2700 में कोर्स मिल रहा है। 2700 में पीजी का सभी कोर्स मिल रहा है। हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, ये हेल्पलाइन नंबर है। तो ये पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा जो कि एमए हिंदी को लेकर है। पूरी तरीके से मैंने आपको समझा दिया और आपने कॉपी में नोट भी किया होगा। और इस प्रकार हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक डिटेल सिलेबस मैंने खुद भी तैयार किया था, जो आपके सामने मैंने आपको प्रस्तुत किया। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मैं हिंदी का, तो आइए, आपका सीयूटी कॉन्सेप्ट में स्वागत है। अपने दोस्तों को भी बताइए और तैयारी कीजिए हमारे साथ। मन से आपको मेहनत करना होगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, हिंदी साहित्य के साथ जिया जाएगा। हिंदी साहित्य के साथ एकदम बने रहना है आपको। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, हिंदी साहित्य के साथ जिया मतलब हम लोग को। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि नेट आपका सपना होगा नेट जेआरएफ करने का, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। हमारे कोर्स में आप जुड़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।